आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होती है? फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and second one is electrodynamics. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है मतलब फिजिक्स में वो सारी चीजें जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, वो सारी चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती हैं। सारी मतलब चार्ज एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा फ्लक्स, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें हमारा क्या रहता है? चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है। चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है कि चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज इन मोशन में होता है चार्ज हमारा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है कि हमारा चार्ज हमेशा रेस्ट में रहता है। कैसे में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम एक प्रॉब्लम के साथ चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम क्लास 12 नहीं पढ़ रहे हैं कि चार्ज, हम बीएससी पढ़ रहे हैं। तो अब हम डायरेक्ट एक प्रॉब्लम के साथ चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास बहुत सारे सोर्स चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, बहुत सारे हैं। इनको सोर्स चार्जेस, क्या? सोर्स चार्जेस। ठीक, और एक हमारा है Q, जिसको पॉइंट चार्ज। ठीक, क्या है हमारा? Q, पॉइंट चार्ज। ठीक, अब हम लोग एक बात जानना चाह रहे हैं कि ये जो सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 जो भी है, वो Q पर कितना फोर्स लगाएंगे, नेट फोर्स। क्योंकि हमें पता है कि जब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट साइन होता है चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जानना है कि ये चार्ज एक दूसरे को कितना रिपेल करेंगे, ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इसको भगाना चाहेगा दूर। हाँ, एक बात यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। पॉइंट चार्ज होता क्या है हमारा? क्यों हम इसको पॉइंट चार्ज बोलते हैं? पहली बात, क्यों बोलते हैं हम लोग इसको पॉइंट चार्ज होता क्या है? क्यों बोलते हैं इसको पॉइंट चार्ज? बेसिकली पॉइंट चार्ज वो होता है, पॉइंट चार्ज इसको कभी कभी ऐसे डिनोट करते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, पॉइंट चार्ज को। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हमारा वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं कर सकता अराउंड इटसेल्फ। जैसे हमारे नॉर्मल चार्जेस होते हैं, सोर्स चार्जेस प्लस Q, इसमें क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड
रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। क्या होती है? रेडियली, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, रेडियली आउटवर्ड। अगर हमारा निगेटिव चार्ज है तो क्या? रेडियली इनवर्ड। ठीक। लेकिन जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज, which do not form electric field around itself, वो क्या होता है कि अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये सारे चार्जेस इस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 12 में कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन अब हम वो वाला, मतलब अब हम स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, बीएससी स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, द इंटरेक्शन between any two charges is unaffected by the presence of other charges। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कहता है कि द इंटरेक्शन बिटवीन Q4 and Q, any two charges is unaffected by the presence of other charges। मतलब बेसिकली कहता ये है कि जो हमारे Q1, Q2, Q3, Q4 है, तो जैसे Q4 and Q के बीच जो अट्रैक्शन होगा, तब इन Q1, Q2, Q3 से कोई मतलब नहीं। द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज अनअफेक्टेड, इनसे Q1, Q2, Q3 कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। Q1, Q2, Q3, जैसे Q3, Q4 एक दूसरे को जब पॉजिटिव चार्ज हम तो रिफिल करेंगे, जब इनका दोनों का इंटरेक्शन होगा, तब Q1, Q2 एंड Q4 कोई इस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। ठीक, तो अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। सपोज Q1 और Q के बीच F1, F नेट टोटल निकालना है हमको, F नेट कितना लग रहा है। तो अब Q1 एंड Q कितना फोर्स लगा रहा है, सपोज हम मान लेते हैं F1 वेक्टर प्लस Q2, Q पर F2 इतना फोर्स लगा रहा है, प्लस Q3 F3 प्लस F4। ऐसे जितने चार्जेस होंगे, हमारे पास 4 है तो हम 4, ठीक, ऐसे। ठीक, ये बात। अब ठीक है, अब एक बात तो पता चल गई कि जब ये फोर्स, ये जब इसका इंटरेक्शन होगा, तब इन तीनों से कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक, लेकिन अब एक बात यहाँ पर आती है कि जब ये फोर्स कितना होगा, कितना ये इसको अट्रैक्ट करेगा और कितना ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, कितना Q4 Q पॉइंट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, कितना रिपेल करेगा। तो यहाँ से एक लॉ निकल के आता है, कूलम्स लॉ। क्या? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12 में कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड एंटी प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक, जैसे ये हमारे पास चार्ज है Q,
जो कि r डिस्टेंस पे, ठीक है, और एक q पॉइंट चार्ज हमारा, जो कि हमारा r डैश डिस्टेंस पे, ठीक, q, ये हमारा r वेक्टर, सॉरी ये हमारा r डैश डिस्टेंस पे, ये हमारा r डिस्टेंस पे, ठीक। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, हमें f कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच। ये बताया किसने? कूलम्स लॉ, ठीक। कूलम्स, तो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेस के रेसिप्रोकल होगा, से Q एंड बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटाई प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लोग क्लास 12 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 1/r वेक्टर का स्क्वायर, ठीक। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट k Q r वेक्टर का स्क्वायर, और हम जानते हैं ऑलरेडी कि जो हमारा k होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर जो हमारा एप्सिलॉन होता है उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पर अगर k की वैल्यू पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइड बाई r वेक्टर का स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन को इधर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई में, f डिवाइड में आ जाएगा तो q कूलम स्क्वायर, f न्यूटन, r मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ठीक। ये तो हमारा हो गया क्या? स्केलर फॉर्म कूलम्स लॉ। लेकिन नहीं, हमें जानना क्या है? वेक्टर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हम यहाँ पर जो जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे सब वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, मैक्सिमम सारा वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तो ठीक है। तो अभी हमने जो लिखा था वो क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलम्स लॉ। अब हम जो पूरा लिखेंगे वो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे कूलम्स लॉ का। देन f वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू क्यू डिवाइड बाई r वेक्टर का स्क्वायर एंड r कैप। अब ये पूरा हमारा कहलाता है वेक्टर फॉर्म। क्या कहलाता है? वेक्टर फॉर्म। जो हमारा r का कैप है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, और इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन बताना। ये हम लोग यूनिट वेक्टर क्लास 11th फुल डिटेल यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका यूज सिर्फ हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं बस। आर कैप का मतलब होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक। ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका यूज सिर्फ हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ, ठीक। फिर एक बात आती है, अब फिर हम एक प्रॉब्लम लेके चलेंगे, और अब हम यहाँ से एक चीज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ से हमारा बीएससी 4th सेमेस्टर में स्टार्ट होता है चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम, ये हमारी एक्स डायरेक्शन हो गई, एक्स, ये हमारी वाई डायरेक्शन हो गई, ठीक, वाई, और ये हमारी क्या हो गई? जेड डायरेक्शन, ठीक। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ, क्या है? ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट चार्ज है क्यू, क्या है? पॉइंट चार्ज क्यू,
क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक, इससे इससे इसकी डिस्टेंस है हमारी आर वेक्टर। ओरिजिन से पॉइंट चार्ज आर वेक्टर के डिस्टेंस पर है। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, Qn सोर्स चार्जेज। क्या है, Qn सोर्स चार्जेज हैं। ठीक, ये डिस्टेंस है हमारी आर आई डैश और ये है आर आई वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, चलो ठीक, नहीं आर आई लेके चलते हैं, आर आई ये डिस्टेंस, इसको ए मान लेते हैं, 0 से ए, ये हमारी है आर आई डैश और ए से क्यू पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है आर आई। ठीक, अब हम देखना चाहते हैं कि ये जितने सोर्स चार्जेज हैं, ये सब सोर्स चार्जेस के ऊपर कितना फोर्स लगाएं। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो एफ नेट, एफ वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है Q पे, उसको हम F1 मान लें, Q2 कितना लगा रहा है F2 मान रहे हैं, प्लस डॉट डॉट प्लस Fn वेक्टर, Qn चार्ज Q पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग Fn वेक्टर मान लें। ठीक है, अब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ का। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, Q1 Q डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q, ठीक है, अपॉन R2 वेक्टर स्क्वायर। ठीक, R2 वेक्टर में R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट का Qn का लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q अपॉन Rn का स्क्वायर इंटू Rn कैप। ठीक, इंटू Rn कैप। ठीक है, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे Q एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, F वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, हम इससे Q कॉमन करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन करेंगे। ठीक, क्या बचेगा इसके अंदर, अब इसमें बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक, इसको हम ये जो हमारा अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समीशन, इसको हम समीशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समीशन I बराबर 1 to कहाँ तक जा रहा है, n चार्जेज है, I बराबर 1 to n। ठीक, Q1 से Qn तक, तो इसको हम लिख सकते हैं Qi अपान R1 R2 Rn, तो इसको क्या लिख सकते हैं Ri स्क्वायर इंटू R1 R2 Rn Ri कैप। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर, जहां पर वेयर जो हमारा Ri है, ये Ri इज इक्वल टू Ri R वेक्टर माइनस Ri डैश वेक्टर, क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस Ri डैश। ठीक, तो यहां से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये F Q E, F बराबर क्या आ गया, Q इंटू E। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू E, तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू, सॉरी, यहां से लिख सकते हैं E इक्वल, यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
ई वेक्टर इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। पर यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पर यूनिट चार्ज पे जितना हमारा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। इसका जो हमारा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, जो कि हमारा एसआई में होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, जो कि हमारा एसआई में होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। ठीक। अब जैसे हम लोगों ने 12th में पढ़ा था एक चीज की, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। 3 प्रोसेस, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन। ऐसे ही चार्ज ट्रांसफर कर दिया। अब जब चार्ज को ट्रांसफर कर दिया किसी बॉडी में, सपोज एक बॉडी ए, एक बॉडी बी, प्लस 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 प्लस। ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये प्लस वाला चार्ज इसमें ट्रांसफर कर दिया किसी भी मेथड से। 3 मेथड होते हैं। पहला 3 बाय कंडक्शन, दूसरा बाय इंडक्शन, तीसरा फ्रिक्शन। अब मैंने क्या किया, मैंने ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर दिया। कंडक्शन से किया या इंडक्शन से किया या रब कर दिया, दोनों को फ्रिक्शन से कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो चार्ज ट्रांसफर हो गया वो बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी में जो बॉडी है जिसमें हम लोग, या कोई भी मटेरियल जिसमें हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं कि चार्ज कहीं कहीं पर, सपोज जैसे यही बॉडी है, इसमें जब मैंने यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफर किया तो मैंने देखा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ सब जगह। कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। तो अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म जिसको बोल दें डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहाँ है? डिसकंटिन्यूअस, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। या तो बोल दें नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म में तो सब जगह समान होगा ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला होता है नॉन यूनिफॉर्म एंड दूसरा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस। या इसको बोल दें हम क्या? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे सपोज कोई बॉडी है हमारे पास, बताया मैंने अभी, कहीं पर ज़्यादा चार्जेस, कहीं पर बिल्कुल भी कम, कहीं पर ज़्यादा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, सब जगह पे चार्ज सेम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है चार्ज पूरी बॉडी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। अब जो हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कैसे? लीनियरली चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तीसरा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा चार्ज है वो ओवर स्प्रेड आउट ओवर अ लाइन। जैसे इसमें लीनियर में क्या होता है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड या चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर अ लाइन if the charge is spread out over a line। मतलब जैसे ये लाइन है, इसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। ठीक, सपोज यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ले लिया डी एल डैश या डी एल प्राइम, जो भी कह लें। यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो कि आर वेक्टर के डिस्टेंस पे। ठीक, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें एल लेंथ के वायर, ये इसमें इफ द चार्ज इज स्प्रेड आउट ओवर ए लाइन, एक लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लेम्डा, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो हमारा पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। लेम्डा लेम्डा पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी क्या होती थी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होती थी डेंसिटी। तो ये हमारा वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास, उसको डेंसिटी। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज, उसको बोल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब बढ़िया, स्मीयर्ड आउट, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज स्मीयर्ड आउट ओवर अ सरफेस, चार्ज इज स्मीयर्ड आउट if the charge is smeared out over a surface। smeared out मतलब जैसे सुराही, सबने देखी होगी घर में सुराही। सुराही के जो ऊपर जब उसमें पेंट करते हैं तो कहाँ पर पेंट कर रहे होते हैं, सतह पर, बाहरी सतह पर, आउटसाइड पर, उसके बाहरी तरफ। उसी का मतलब होता है स्मीयर्ड आउट। स्मीयर्ड आउट का मतलब होता है चिपकाना, लपेटना। ठीक, स्मीयर्ड आउट जैसे सुराही के बाहरी तरफ। ठीक, स्मीयर्ड आउट ओवर अ सरफेस। जैसे सपोज, ठीक, इसमें हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, स्मीयर्ड आउट। ये एक सरफेस है, क्या है, सरफेस। ठीक, एस, इसका एस सरफेस। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हम ले लें, स्मॉल एलिमेंट ds, क्या ले लें, ds डैश। ये हमारा एक पॉइंट P है आर वेक्टर के डिस्टेंस पे। ठीक, इसमें जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, सिग्मा से इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सिग्मा इक्वल टू एस
पर यूनिट एरिया, सॉरी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस। ठीक ठीक जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा जो हमारा होता है सी, थर्ड पार्ट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फिर वही सुराही, सुराही में जब हम वाटर को फिल करते हैं तो कहाँ पर फिल करते हैं, उसके वॉल्यूम में फिल करते हैं ना। एक चार्ज फिल्स द वॉल्यूम, इफ द चार्ज fills the volume, if the charge fills the volume, ठीक, if the charge fills the volume, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सुराही, सुराही थी ना, उसमें कहाँ, उसके वॉल्यूम में ही तो पानी भरते हैं हम लोग, फिल करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं सुराही, उसी के अंदर हम लोग चार्ज भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं चार्ज, तो चार्ज उसके कहाँ जाएगा, वॉल्यूम में जाएगा। ठीक, मान ले कोई स्मॉल एलिमेंट है इसका, ठीक, आउटसाइड पॉइंट पी, आर वेक्टर की डिस्टेंस, ऐसे ही एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, रो, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस एलिमेंट को हम मानते हैं डी टाउ डैश। ठीक, जिसे इसमें माना था सिग्मा डैश, वो सॉरी डी एस डैश, छोटा स्मॉल एलिमेंट डी एल डैश। ठीक है, तो अगर हम इस एलिमेंट डी टाउ डैश, इसके लिए डी टाउ डैश, इसके लिए अगर इसको अगर हम लिखना चाहें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग। जैसे इसको, इस एलिमेंट को हम लिखना चाहें लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल डैश। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी एल एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, स्मॉल एलिमेंट तो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस डैश को, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग डी एस डैश डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एस डैश। लिख सकते हैं स्मॉल एलिमेंट कितना चार्ज होगा, डी क्यू। इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को, इसको डी टाउ, इस एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ डैश। क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में तीन टाइप, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकाला था उसको हम लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। ठीक, हमें ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इतना कुछ है नहीं टफ इसमें कि बहुत पता नहीं क्या क्या, नहीं, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत थोड़ी। जैसे हमने भी तीन चीज़ें पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी क्यू बराबर पहले क्या लिखा था, लीनियर स्मॉल एलिमेंट के लिए डी क्यू इक्वल क्या लिखा था, लेमडा डी एल डैश। ठीक, ये किसके लिए था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, दूसरा हमने क्या लिखा था, दूसरा लिखा था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू इक्वल क्या लिखा था, सिग्मा डी एस डैश। ठीक, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने लिखा था डी क्यू इक्वल टू रो डी टाउ डैश। ठीक, तो हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, अब हम लोग स्मॉल चार्जेस हैं तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक, डी ई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी क्यू, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर यही बन जाएगा डी क्यू अपान आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक, डी क्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा डी एल डैश लिख सकते हैं डी क्यू की जगह, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं लेमडा डी एल डैश, तो इसको लिख सकते हैं डी ई वेक्टर सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लेमडा को बाहर कर लें, लेमडा ये हो जाएगा डी एल डैश अपॉन आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तुम्हारा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। ऐसे ही सरफेस डी ई इक्वल टू लेमडा की जगह इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस डैश आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये क्या हो गया सरफेस। और तीसरा हम लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, इसमें क्या हो जाएगा रो अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी टाउ डैश अपान आर वेक्टर का स्क्वायर इंटू आर कैप। ये किसमें हो गया वॉल्यूम। ठीक, तीनों चीजें हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हो गया, बस कुछ नहीं करना, डी क्यू डी एल डैश डी एस, बस ये तीन चीजें याद रखनी, लीनियर सरफेस वॉल्यूम। ठीक ठीक, अब हम देखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी जब चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज हमारे पास एल लेंथ का वायर है, कितना एल लेंथ, उसको हमने क्या किया बीच से डिवाइड कर दी, ओ पॉइंट मान लिया, मिड पॉइंट ओ, इसको बीच से डिवाइड कर दीजिए, हमारा एल लेंथ का वायर है, कितना एल लेंथ। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया L/2, इसको हम लोगों ने स्मॉल एल से डिनोट कर लिया L/2। ठीक है, और ये वाला इसको मान लेते हैं ओरिजिन, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इसको मान लिया L = -L/2। ठीक, इसमें क्या है हमारा जो हमारा एल लेंथ का वायर है, इसको हमने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मिड पॉइंट्स L/2 एंड L/2। ठीक, इसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली एक लाइन में, इधर चार्ज स्प्रेड आउट ओवर ए लाइन, लीनियर में स्प्रेड आउट ओवर ए लाइन। ठीक, अब हमें इस वायर के परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लिया P, जो कि हमारा R डिस्टेंस पे, कितना R डिस्टेंस पे, पॉइंट हमारा R डिस्टेंस पे, कितना R डिस्टेंस पे। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ये वायर है उसका परपेंडिकुलर पॉइंट P, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जो कि हमारा R डिस्टेंस पे है वायर से। ठीक, सपोज हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl, जिसपे चार्ज कितना है dq, dl एलिमेंट ले लिया जिसमें चार्ज कितना है dq। ठीक है, अब इस dl एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक, पॉइंट P पर कहाँ होगी बाहर की तरफ। ठीक, सॉरी। ठीक, सपोज हम मान लेते हैं इसके साथ थीटा एंगल बना है, ये डी, जब स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक, मान लेते हैं डी। ठीक, डी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा
डी ई साइन थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ठीक, सपोज जैसे यहाँ पर हमने एक रियल स्मॉल एलिमेंट लिया, यहाँ पर भी तो एक स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं, यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डी, ठीक, उसका भी एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर, सपोज थीटा एंगल बना रही है, तो ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट अपोजिट साइड में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बात यहाँ से एकदम क्लियर है कि जो हमारा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर है एल लेंथ का, उसमें जब हम उसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं पी, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर, तो क्या पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर पॉइंट पी पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, सिर्फ डी ई कॉस थीटा, बस डी ई साइन थीटा की वजह से नहीं होगी। डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, तो अब ये हमारा आर, ये हमारा L/2 L, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी पाइथागोरस से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वाली डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो सिर्फ किसकी वजह से होगी, डी कॉस थीटा, की वजह से होगी, क्योंकि डी साइन थीटा ऑलरेडी कैंसिल हो जा रहा है ना, एक एलिमेंट यहाँ लिया, एक एलिमेंट यहाँ, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो गए। ठीक, डी कॉस थीटा की वजह से हो जा रही। ठीक, हम लोग जानते हैं डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेस का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ के बेस का डिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये डी की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पर डी क्यू होगा स्मॉल चार्ज। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग और सीधे कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस आर अपॉन हाइपोटेन्यूस आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर होगा। ठीक, इसका स्क्वायर होगा। अब ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ एक बात और, हम कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर को, -L/2 से +L/2 तक, कहाँ से कहाँ तक, -L/2 से +L/2 तक। मैं क्या करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख के चलता हूँ डायरेक्ट, के डी क्यू अपॉन, इसको करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आर, जब कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर 1 हो जाएगी, ये हाफ 3/2 हो जाएगा पावर। ठीक, पावर क्या हो गई हमारी 3/2। ठीक, अब एक काम और करते हैं, इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा -L/2 से प्लस लिमिट रखने में। ठीक, तो हम एक काम और करते हैं, ई यहाँ से मैं क्या करता हूँ, के आर को बाहर कर लेता हूँ, के एंड आर मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर देता हूँ और 0 से L/2 इंटीग्रेट कर देता हूँ, मतलब 0 से L/2 इंटीग्रेट कर दिया और 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया तो पूरे वायर का निकल आएगा, सीधी सी बात। ठीक, अब यहाँ से पर क्या बचा, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब मैं यहाँ पर अज्यूम करके चलूँगा कि जो हमारा एल है वो है r tan थीटा, या एल की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा r tan थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एल को क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू r tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक, लिमिट निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इफ L इक्वल टू 0 देन
आर टेन थीटा इक्वल टू 0, तो आर तो हमारा 0 होगा नहीं, तो थीटा क्या हो जाएगा 0। ठीक, इफ एल इज इक्वल टू एल बाई टू देन आर टेन थीटा क्या हो जाएगा एल बाई टू, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा एल अपॉन टू आर। तो मैं इसको मान के चलता हूँ थीटा नॉट, इसको पूरा थीटा नॉट मान के चलता हूँ। तो अब कहाँ से कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, पहले तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू के आर, ठीक, 0 से थीटा नॉट तक डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, थीटा नॉट 0 थीटा नॉट, ठीक, डी क्यू। ठीक, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर एल की वैल्यू कितनी है आर टेन थीटा, आर तो हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, पावर 3/2, ठीक, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पावर 3/2 हो गया। ठीक, अब हम अभी हमने एक चीज पढ़ा था, ये चार्ज कैसा हम किसके बेस निकाले, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने अभी एक चीज निकाली थी डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल, जहाँ पर लेमडा हमारा क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या था लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो हम यहाँ पर डी क्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं लेमडा डी एल। ठीक, बहुत आसान है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक, ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू 2 के आर, ठीक, 0 टू थीटा नॉट लेमडा, ठीक है लेमडा डीएल, डीएल की वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई क्या था आर स्क्वायर प्लस, हाँ ठीक है, ठीक, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। आप देखो ना हो गया, अगर मैं इससे आर स्क्वायर कॉमन कर लूँ 3/2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आएगा बाहर, आर क्यूब आएगा तो आर क्यूब में से एक आर ये कैंसिल, एक आर ये कैंसिल, एक क्या बचेगा एक आर बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 आर स्क्वायर हट जाएगा। अब हम एक चीज जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ई वेक्टर इक्वल टू 2 के डिवाइड बाई आर लेमडा 0 से थीटा नॉट। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा सेक क्यूब थीटा, तो सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा डिवाइड बाई क्या बचेगा सेक थीटा। अब 1 बाई सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा एंड डी थीटा, ये बचेगा। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका कॉस थीटा डी थीटा, तो क्या निकल के आएगा साइन थीटा नॉट। ठीक, तो डायरेक्ट ई वेक्टर 2 लेमडा अपान 4 पाई साइलन नॉट आर। ठीक, साइन थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगी साइन थीटा नॉट क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर साइन थीटा नॉट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से निकल के आएगी L/2 डिवाइड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये निकल के आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसमें करते क्या हम 2/L से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, 2/L से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देते हैं ऊपर एंड नीचे। ठीक, इसमें तो ई वेक्टर इक्वल टू 2/L
से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर देते हैं और इसमें 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक, फिर क्या बचेगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, और L/2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई। अब देखो 2/L से मल्टीप्लाई को तो कर दिया, अब जो 2/L से हमने इसमें डिवाइड किया था जैसे, तो इसको मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, इसका मैं 2/L का इस स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2/L का। ठीक, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब जाएगा तो क्या जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो 2/L, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ठीक, प्लस अब 2/L, अब L की वैल्यू कितनी है, L/2, तो L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, L स्क्वायर बाई 4। L की वैल्यू कितनी है, L/2, L की स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर मैं 2/L से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 तो 4 डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, क्या आ जाएगा 1। ठीक, और ये L/2 तो 2/L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आता है, E वेक्टर इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक, अब एक बात और, अगर जो है हमारी वायर था L लेंथ का, अगर हम अपनी वायर की लेंथ L को क्या कर दें, इनफाइनाइट। ठीक, क्या कर दें, इनफाइनाइट, तो हमारा थीटा नॉट क्या हो जाएगा, सोचो थीटा नॉट हमारा क्या हो जाएगा, थीटा नॉट परपेंडिकुलर के साथ ये जो वाला जो एलिमेंट है परपेंडिकुलर के साथ थीटा नॉट एंगल बना रहा है। अब सोचो जो हमारा वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, तो ये थीटा नॉट इसके साथ जो जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी जितनी डिस्टेंस में, उसके साथ परपेंडिकुलर है, उसके साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, ये तो एंगल परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये वाला क्या हो जाएगा ऐसे स्ट्रेट π/2 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, π/2। तो L टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म तो कोई मतलब ही नहीं है, L टेंस टू इन्फिनिटी कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक, कब, जब हमारा लेंथ की वायर, जो हमारा वायर है उसकी लेंथ जब हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी तब। ठीक, अब अगली बात हम क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज कोई सर्कुलर रिंग हो, उसके हमें किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या करना हो, कोई सर्कुलर रिंग हो और उसके हमें एक्सियल पॉइंट पे, तो हमें 3 काम करने हैं, बस प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम है। सपोज कोई रिंग है हमारे पास, सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस a है। ठीक, क्या है, उसके आउट एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है। सपोज रिंग का रेडियस a, उसका एक्सियल पॉइंट p जो कि हमारा r डिस्टेंस की दूरी पे है। ठीक, सपोज ये हमारे पास रिंग है। ठीक, क्या है, रिंग, उस पर हमारा ये पॉइंट, ये रेडियस a, ये पॉइंट o है, इसका एक्सियल पॉइंट हमारा p है जो कि हमारा कितना r डिस्टेंस पे दूरी पे। ठीक, सपोज इसमें यहाँ पर एक dl एलिमेंट है, इसमें कितना चार्ज है, स्मॉल एलिमेंट dl में dq चार्ज है, ये यहाँ पर कितनी d इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल बना रहा, थीटा। ठीक, तो ये इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, d cos थीटा, क्या हो जाएगा, d cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट d sin थीटा, क्या हो जाएगा, d sin थीटा। ऐसे अगर यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें, वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा, थीटा बनाएगा यहाँ पर, तो फिर ये वाला d sin थीटा इधर हो जाएगा, उसका एलिमेंट का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, d sin थीटा। फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगी, d cos थीटा के कारण होगी। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन अंडर रूट, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक,
ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। कॉस थीटा लगाएंगे, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस आर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आर अपॉन अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा इसका, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, डी क्यू इक्वल क्या होता है लेमडा डी एल, पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, डी क्यू जगह लेमडा डी एल, लेमडा पुट कर देंगे, लेमडा बाहर कर दिया, आर आर भी बाहर कर लेंगे, ठीक। अब देखो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, मतलब पावर उसकी 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाफ पावर क्या आ जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। डिवाइड में है, क्या बचेगा यहाँ पर सिर्फ डी एल। अब एक बात बताओ, ये कितनी वैल्यू होगी डी एल की, स्मॉल एलिमेंट है डी एल, अगर इसका हम पूरा इंटीग्रल कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी डी एल की, क्या होगी उसका 2 पाई, क्या है उसका ये 2 पाई, ठीक 2 पाई लेमडा आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक। डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई ए, ठीक। अब लेमडा डी क्यू लेमडा डी एल क्यू इक्वल टू लेमडा 2 पाई ए, लिख सकते हैं ना इसको, क्यू लिख सकते हैं ना, लेमडा एंड 2 पाई ए कर सकते हैं, क्यू ए वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अगर ए हमारा टेंस टू 0 हो जाए तो, जो हमारी रिंग है अगर उसका रेडियस ए 0 हो जाए तो, इसका रेडियस अगर ये 0 हो जाए तो, ये 0 हो गया तो आर स्क्वायर आर क्यूब बचेगा, क्या बचेगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू क्यू आर ए 0 हो गया, आर स्क्वायर आर क्यूब बचेगा, आर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, ठीक। ये हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं KQ/r स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारी ये सर्कुलर रिंग है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जब हमारा रेडियस 0 हो जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज होता है जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगी। ये KQ/r स्क्वायर ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। तो अगर हमारा सर्कुलर रिंग अगर हम उसका रेडियस 0 कर दें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होती है उतनी ही, मतलब बेसिकली जो हमारी सर्कुलर रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी अगर हमारा उसका रेडियस 0 हो जाए तो, इट टेंड्स टू 0, ठीक। अब एक बात ये आती है कि ठीक ये तो हमारा हो गया, लेकिन अब कोई तो इसमें ऐसा पॉइंट होगा सर्कुलर रिंग में, कोई ऐसा पॉइंट होगा सर्कुलर रिंग में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो पहले वो पॉइंट खोजना पड़ेगा मैक्सिमम, कहाँ पर मैक्सिमम होगी और फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन उसको क्या कर देते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए 0, ठीक है। मैक्सिमम क्या कर देते हैं 0, तो डेल ई अपॉन डेल आर इक्वल टू 0, ठीक है। ये है हमारी इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये, ठीक। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है हमारा, आर से बेसिकली मतलब है हमारा डिस्टेंस, ठीक। तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ
इसको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो मैं चेन रूल लगाऊंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा डेल बाई डेल आर, यहाँ पर आर इंटू क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2, 0, बस ये बनेगा, ठीक। तो अब ये बनेगा, ठीक। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो -3/2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर -5/2, ठीक। एक्स की पावर एन जैसे एन एक्स की पावर n-1, ठीक वैसे ही सेम फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r प्लस अब सेकेंड ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर -3/2 और r का 1 = 0। अब ये उधर जाएगा, ये माइनस का टर्म है, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3r स्क्वायर, इसको उधर जाएंगे, माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, 3r स्क्वायर, यह ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -5/2 और ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3/2। तो इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1 = 1। ये इसका डिवाइड में जाएगा, ऊपर जाएगा, -1 + 1 में हो जाएगा, तो 3r स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ये इसका डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर -1। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हट जाएगी, +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3r स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर = a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, a²/2, तो r की वैल्यू आएगी a/√2। यही हमारा मैक्सिमम पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, ठीक, a/√2 पे। तो हमें पॉइंट तो पता चल गया कहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, लेकिन अब कितनी होगी, फॉर्मूला इंपोर्ट कर दें, ठीक, ठीक है। क्या कर दें, फॉर्मूला इंपोर्ट कर दें, फॉर्मूला इक्वल क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, a/√2 जहाँ पर आर है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू क्यू इसके पास, ठीक। आर की वैल्यू a/√2, a/√2, ये है हमारा a स्क्वायर, आर की वैल्यू a/√2, तो आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस a²/2 की पावर 3/2, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर तो है ही a/√2, ये हो जाएगा हमारा 3a²/2 की पावर 3/2, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे तो कोई मतलब नहीं, a/√2, ठीक, कोई मतलब नहीं। अब ए स्क्वायर इससे बाहर करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, a³, ठीक, कोई बात नहीं। अब 3 की पावर 3/2 एंड 1/2 की पावर 3/2, कोई दिक्कत। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक स्क्वायर बचेगा, ठीक, क्या बचेगा, स्क्वायर, क्या बचेगा, q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/√2, यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर। अब ये 3 की पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × √3 लिख सकते हैं, और 1/2 पावर 3/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1/2 √2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, 1/2 ऊपर चला जाएगा, जो 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, q/4
2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 ए स्क्वायर। ठीक, ये आएगा वैल्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये क्या है हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 3√3 ए स्क्वायर। ठीक, ये किसकी वजह से है, सर्कुलर रिंग,